गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर सेकेंड, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस में हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के बारे में बात किया था। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? मान लेते हैं एक चार्ज है Q1 जो पॉइंट ए पे रखा है, और एक चार्ज है Q2 जो पॉइंट बी पे है। तो दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है, तो Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर एक फोर्स लगाएगा। Q1 चार्ज Q2 चार्ज पर क्या लगाएगा? एक फोर्स लगाएगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होगा इस फोर्स लगाने से? फोर्स लगाने से फोर्स अगर सेम चार्ज है तो रिपेल करेगा, और अनलाइक चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा। अगर हम Q1 को फिक्स कर दें, मान लो Q1 को फिक्स कर दें और Q2 पे मान लो दोनों चार्ज सेम है, तो Q2 पे इधर फोर्स लगेगा। तो हम इसको अगर इधर शिफ्ट करें तो क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा। अगर इधर जाएगा तो अपने आप वर्क डन होगा, और अगर आप इधर ले जाएंगे तो हमें एक्सटर्नल एजेंट से वर्क डन करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल एजेंट, अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाना पड़ेगा। तो इस एक्सटर्नल फोर्स से क्या होगा? हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और ये वर्क डन से जो भी एक्सटर्नल एजेंट फोर्स लगा रहा है उसकी एनर्जी खर्चा होगी। अगर हमें फोर्स लगाना हो, हमें किसी बॉक्स को धक्का देकर खींचना हो, धक्का देकर खींच कर ले जाना हो, तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। यानी कि हम क्या है? एक्सटर्नल एजेंट है। तो हम अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वर्क डन हो रहा है। तो वर्क डन होने का मतलब क्या होगा कि हम अपनी एनर्जी दे रहे हैं, तभी वर्क डन हो रहा है। एक्सटर्नल एजेंट अपनी एनर्जी दे रहा है तो इसलिए वर्क डन हो रहा है, ठीक है। तो एक्सटर्नल एजेंट की एनर्जी खर्चा होगी। अगर मान लो इसको छोड़ दें, इधर जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स से वर्क डन होने का मतलब क्या होगा कि एनर्जी, इलेक्ट्रिक फोर्स जिस सिस्टम से लग रहा है उस सिस्टम के पास ऑलरेडी एनर्जी होगी, तभी ये इधर जा रहा है। अगर एनर्जी ना होती तो वर्क डन होता ही ना, तो वो इधर जाता है। वर्क डन हो रहा है यानी कि एनर्जी खर्चा हो रही है, और एनर्जी खर्चा कहाँ से हो रही है? इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है यानी कि सिस्टम के पास ऑलरेडी एनर्जी है और सिस्टम से एनर्जी खर्चा हो रही है, ठीक है। फिलहाल हम लोग इसको इधर लाने की कोशिश करेंगे। तो हमने अपनी एनर्जी खर्चा की। अब क्वेश्चन ये होता है कि एनर्जी गई कहाँ? क्वेश्चन अराइजेस दैट वेयर डज एनर्जी गो? एनर्जी कहाँ जाती है? हम लोग ने 9th क्लास में एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक एक्टिविटी किया था। ये कैटापुल्ट लिया, एक स्टोन लिया और स्टोन को खींचा जोर से। तो जोर से खींचने का मतलब हमने एक फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो वर्क डन हुआ। किस फोर्स के अगेंस्ट में हमने फोर्स लगाया? उसके अंदर एक इलास्टिक फोर्स है। एक फोर्स मतलब कैटापुल्ट की जो स्ट्रिंग है उसके अंदर क्या है? इलास्टिक फोर्स है। तो उस इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट में हमने एक फोर्स लगाया, जिसकी वजह से वर्क डन हुआ, हमारी एनर्जी लॉस हुई। तो ये हो गई एनर्जी कहाँ गई? एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुई, धीरे धीरे लेके आए। लेकिन जैसे हमने उसको छोड़ दिया तो बहुत हाई काइनेटिक एनर्जी से ये भाग गई। तो ये एनर्जी कहाँ से है? तो इसका मतलब ये एनर्जी वही है जो हमने खर्चा किया। इसका मतलब ये एनर्जी क्या हो गई थी? स्टोर हो गई थी। ये क्लास 9 में हम लोग ने क्लास 9 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर होती है। क्या होती है? एनर्जी स्टोर होती है, और स्टोर्ड एनर्जी को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी कब स्टोर होती है? जब हम फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं, तो जो हमारी एनर्जी खर्चा होती है वो एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन ऐसा है नहीं, ये मतलब पूरी है तो, लेकिन कंप्लीट कॉन्सेप्ट नहीं है।
क्योंकि अगर हम 4 किलोमीटर पैदल चले तो 4 किलोमीटर पैदल चलने का मतलब क्या होगा कि हमें फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, और फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट में जब हम वर्क करेंगे तो हम अपनी एनर्जी खर्चा करेंगे। तो हमने अपनी एनर्जी खर्चा की, तो वो एनर्जी कहाँ गई? तो आंसर है कि हमारी एनर्जी स्टोर हो गई। अगर हमारी एनर्जी स्टोर हो गई तो 4 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम अपने आप वापस आ जाते, लेकिन हम अपने आप वापस नहीं आते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो हमने खर्चा की वो एनर्जी स्टोर नहीं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये कैसे पता करेंगे कि कब एनर्जी स्टोर होगी और कब एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो इसका आंसर ये है कि हम लोग फिर से 9th क्लास में आते हैं। 9th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर 1 इज कंजर्वेटिव फोर्स एंड नंबर 2 इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स क्या था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को जहां से ले गए और वहां पर उसको वापस ले आए, किसी ऑब्जेक्ट को जहां से ले गए वहां से उसको वहां पर वापस ले आए, और नेट वर्क डन अगर 0 आता है, तो नेट वर्क डन अगर 0 आता है तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। जैसे एक मास है, इसको h हाइट ऊपर ले गए तो इस पर एक फोर्स लग रहा है mg नीचे की ओर, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स W1 क्या होगा? mg नीचे h ऊपर। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस। खैर कॉस उसको पढ़े नहीं होंगे 9th क्लास में, जाने दो। ये तो पढ़ा था कि फोर्स अगर अपोजिट हो तो वर्क डन क्या होता है? निगेटिव होता है। तो वर्क डन क्या आया? -mgh। फिर B से वापस A लेकर के आए तो फोर्स भी mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, तो वर्क डन क्या हो गया? mg। तो टोटल वर्क डन क्या हो गया? W1 प्लस W2 माइनस mgh प्लस mgh इक्वल टू 0। तो टोटल वर्क डन क्या आ गया? 0। समझ में आई बात? तो ये क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वर्क डन 0 है। वर्क डन 0 का मतलब एनर्जी ना तो गई ना आई, ना एनर्जी लॉस हुई ना एनर्जी गेन हुई। जितनी एनर्जी पहले थी उतनी एनर्जी बाद में। बात समझ में? मतलब एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब हम बात करते हैं, एक ऑब्जेक्ट है ए से बी चलता है एस डिस्टेंस। एक ऑब्जेक्ट को स्लाइड करके ले गए तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F लग रहा है और ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो वर्क डन कितना होगा? -Fx। फ्रिक्शन फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर। फिर इसको वापस B से A लेकर के आए तो वर्क डन क्या होगा? +Fs। क्योंकि अब इधर ही लग रहा है, गलत है। अब इसको अगर इधर से इधर लाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो हमेशा मोशन को अपोज करता है। तो अगर जब हम ऑब्जेक्ट को B से A की तरफ ले जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? ये -Fs रहेगा तो -2। तो A से वापस A में आया ऑब्जेक्ट तो वर्क डन 0 नहीं हुआ, वर्क डन -2Fs आया। और टोटल वर्क डन होता है काइनेटिक फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। टोटल बर्डन होता है, यहाँ पे दो फोर्स है, एक फोर्स एक्सटर्नल है, तो इसे लिखेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल है, तो मतलब इससे बर्डन निगेटिव आ रहा है, तो यानी कि एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है, तभी तो हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो इस एक्सटर्नल फोर्स से एनर्जी खर्चा हो रही है, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो एनर्जी मैकेनिकल में तो नहीं है, गायब हो जा रही है, वो स्टोर नहीं हो रही है, क्योंकि -2Fs बर्डन आ रहा है ना। तो -2Fs का मतलब क्या हुआ कि वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू Kf माइनस Ki, और ये क्या है -2Fs प्लस Wi, तो Kf माइनस Ki मान लेते हैं धीरे धीरे ले जा रहे हैं, तो ये 0 है, तो Wi क्या हो गया -2Fs, यानी कि एक्सटर्नल एजेंट से बर्डन निगेटिव आ रहा है, यानी कि हमने अपनी एनर्जी खर्चा की, सॉरी 2Fs, यानी कि हमने इतनी एनर्जी हमने खर्चा की। लो इसको बहुत धीरे धीरे ले आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी 0 होगी ना, बहुत धीरे धीरे ला रहे हैं। अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी होती तो काइनेटिक एनर्जी लॉस होती, हमें एक्सटर्नल फोर्स का लगाना पड़ता, अपने आप ही यहाँ से आकर के यहाँ रुक जाता। समझ में आ रही है बात ना? इसे मान लो, इसको पॉज करके नोट कर लो। मतलब अगर इसमें एनर्जी होती, मान लो साइकिल, तो साइकिल कुछ दूर पे कर जाकर के रुक जाती कि नहीं रुक जाती, तो वर्क डन क्या होता है, इससे नेगेटिव आता, और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 0 हो जाती। तब क्या होता, वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू Kf माइनस Ki। तो वर्क डन क्या है -2Fs, Kf 0 है, माइनस Ki मान लेते हैं हाफ mu²। तो ये सारी काइनेटिक एनर्जी 2Fs में कन्वर्ट हो जाती कि नहीं होती, तो जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो 2Fs वर्क डन में कन्वर्ट हो गई, यानी कि एनर्जी थी उससे वर्क डन हो जाता। भाई वर्क डन कैसे होता है, वर्क डन या तो एक्सटर्नल एजेंट अपनी एनर्जी को खर्चा करता है, या सिस्टम में ऑलरेडी एनर्जी हो, जैसे इसके पास एक साइकिल थी, पेडल मारना बंद किया तो साइकिल के पास ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी है। तो ये जो फोर्स है, फिलहाल आपको पॉइंट बनाते हैं, ये जो फोर्स है ये कैसा फोर्स है, इसे हम लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हो, इसलिए हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। चीज़ें भूल जाते हो, बहुत 1 साल हो गया पढ़े हुए, तो छोटी मोटी चीज़ें याद नहीं रखते आप लोग, तो इसलिए दोबारा थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं। तो ये क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा था, कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स से एनर्जी स्टोर नहीं होती अगर एनर्जी खर्चा होती है, और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है, mg फोर्स इधर लगा, एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको h हाइट ऊपर ले गए, तो mgh बर्डन हुआ, तो ये एनर्जी में स्टोर, ये क्या हो गया, एनर्जी में स्टोर हो गया। कैसे कैसे ये बात कह सकते हैं कि एनर्जी में स्टोर हो गया, ऐसे कह सकते हैं कि जब हमने इसको छोड़ा तो ये यहाँ वापस आ गया। तो यहाँ वापस कैसे आया, कि सिस्टम है ऑलरेडी एनर्जी, वर्क डन हुआ, तो वर्क डन किसी ने किया तो नहीं, तो इसका मतलब एनर्जी उसके पास पहले से थी। वो एनर्जी कहाँ से आई, ये जो हमने वर्क डन किया था वो एनर्जी समझ आई बात। तो mg के अगेंस्ट फोर्स वर्क किया तो एनर्जी स्टोर हो गई, और फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया तो एनर्जी स्टोर नहीं। mg इज द कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स कैसा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर होगी, और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में वर्क होगा तो एनर्जी स्टोर नहीं होगी। तो कंक्लूजन हमारा ये था। चलो अब ये तो हमारा कंक्लूजन था, अब हम अपने पॉइंट पर आ जाते हैं वापस, तो थोड़ा सा रिवाइज किया था। पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन कंजर्वेटिव होगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में जो एनर्जी हमारी खर्चा होगी वो स्टोर नहीं होगी, और अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो यहाँ से यहाँ तक लाने में
देखते हैं। अब जैसे मान लो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये चार्ज क्यू है, इस पे फोर्स इधर लगेगा, इसको हम एस डिस्टेंस ले गए तो वर्डन कितना हो गया FeS माइनस, फिर वापस ले आए वर्डन कितना हो गया FeS, टोटल क्या हो गया G। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंक्लूजन क्या निकला, इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, इसको नोट कर लेना। इलेक्ट्रिक फोर्स कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में एक्सटर्नल एजेंट वर्क कर रहा है तो जो एनर्जी खर्चा हो रही है एक्सटर्नल एजेंट की, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सीधी सी बात है। तो लिख लो इस बात को कि इफ, पहले तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स इफ वर्क इज डन by external agent against electric force, then energy is stored in the system and this energy is said to be electric potential energy। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या निकाला था फार्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या निकाला था, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UF माइनस UI इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और कंडीशन क्या थी, काइनेटिक एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं होगी तो जो वर्क डन होगा उसमें काइनेटिक एनर्जी में भी चला जाएगा, तो एनर्जी कितनी स्टोर होगी ये हम नहीं जान पाएंगे। तो इसलिए हमको काइनेटिक एनर्जी क्या करनी चाहिए, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो जो वर्क डन खर्चा कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी में चला जाएगा, तो कैलकुलेशन हमारी नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर वर्क लगाएंगे। तो फार्मूला आएगा UF माइनस UI इक्वल टू W एक्सटर्नल, और इस फार्मूले के बेस पर हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम